न्यूज 24 पर आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं मानक गुप्ता और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है और ठीक ठाक बहुमत के साथ आ रही है। ये आंकड़े न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के खुद बता रहे हैं कि कांग्रेस को 120 सीटें मिल सकती हैं प्लस माइनस 11, बीजेपी को 92 सीटें मिल सकती हैं प्लस माइनस 11, जेडीएस को 12 सीटें मिल सकती हैं प्लस माइनस 7 और अदर्स को 3 सीटें मिल सकती हैं प्लस माइनस 3। तो यह न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस कर्नाटक चुनाव को लेकर साफ साफ भविष्यवाणी कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और वही परंपरा कायम रहेगी जो 1985 से कर्नाटक में हर 5 साल में बरकरार रहती है। यानी वहां का वोटर 5 साल में सरकार को बदल देता है और नई पार्टी को मौका देता है। तो 120 के आसपास कांग्रेस सीटें जीतेगी, बीजेपी 92 सीटें जीतेगी, यानी कि बीजेपी 100 का आंकड़ा मुश्किल से छू पाएगी, जबकि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नहीं आ पाएगी। कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी खबर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस से आ रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस ही इस तरह की भविष्यवाणी कर रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल एक आवाज में कह रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक कांग्रेस को इस बार कर्नाटक में 42% वोट मिलेगा, 3% का इधर उधर हो सकता है। बीजेपी को 39% वोट मिलेगा प्लस माइनस 3%, जेडीएस को 13% वोट मिलेगा प्लस माइनस 3% और अदर्स को 6% वोट मिल सकते हैं कर्नाटक में हमारे एनालिसिस के मुताबिक। अब देखिए कौन कौन से मुद्दों पर जनता ने वोट डाला। हमारा एनालिसिस कहता है कि 40% लोगों ने इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट डाला है, 40% सबसे ज्यादा। और जैसा हम पहले भी कह रहे थे, संयोग है कि 40% भ्रष्टाचार का ही आरोप कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगा रही थी। 26% लोगों ने पार्टी और उम्मीदवार देखकर वोट दिया है, 19% लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, 6% लोगों ने लोकल इश्यूज पर वोट दिया है और 4% लोगों ने कुछ और सोचकर अपना वोट कर्नाटक में इस बार दिया है। अब यह देखिए सीटों का प्रोजेक्शन, सबसे अहम आंकड़ा यही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस, उसका अनुमान, उसकी भविष्यवाणी साफ साफ इशारा कर रही है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी और न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बल्कि 112 का बहुमत का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। हां, इसमें प्लस माइनस 11 ये एक गलती की गुंजाइश जरूर है। अगर ये माइनस 11 हो जाता है तो बहुमत के आंकड़े 112 से 2-3 सीटें पीछे कांग्रेस पार्टी रह सकती है, जबकि बीजेपी को 92 सीटें मिलने का अनुमान है हमारे एनालिसिस के मुताबिक प्लस माइनस 11। अगर ये प्लस 11 भी हो जाता है तो भी सिर्फ 103 सीटों तक ही बीजेपी पहुंच पाएगी हमारे एनालिसिस के मुताबिक, जो कि बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें फिर भी कम रहेगा। तो कांग्रेस 120, बीजेपी 92, जेडीएस 12 प्लस माइनस 7। ये गलती की गुंजाइश हमेशा जैसे हर एग्जिट पोल में रहती है, हर अनुमान में रहती है, उसी तरह की गुंजाइश हमारे इस एनालिसिस में भी हम साफ साफ पहले ही बता रहे हैं। अब जाहिर है थोड़ी देर में आपको बाकी सारे जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनके भी आंकड़े दिखाऊंगा, महा एग्जिट पोल दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो हमारा एनालिसिस कहता है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी से डॉक्टर गुरु प्रकाश बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे, जेडीएस से मेरे साथ इमरान पाशा हैं और यह स्टूडियो में चुनाव विशेषज्ञ अभय कुमार दुबे बस आपको थोड़ी देर में दिखाई देंगे। आलोक शर्मा, आप इस आंकड़े से सहमत हैं? हमारा जो एनालिसिस बता रहा है 120 सीटें प्लस माइनस 11। आलोक शर्मा। देखिए मानक जी, चाणक्य टुडेज का हमेशा से ठीक ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश हो सकती है। हमारा जो आंकड़ा है वो 130 प्लस का कह रहा है, लेकिन अगर प्लस माइनस को लेकर चलें तो काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो कर्नाटक की जनता ने आज मैंडेट दिया है और जिस तरह से वोटिंग पैटर्न आ रहा है वो 130 प्लस तो कम से कम सीटें कांग्रेस को आ ही रही हैं। कर्नाटक की जनता को धन्यवाद भी और बधाई भी। धन्यवाद इसलिए कि लोकतंत्र के पारों में उन्होंने चिंतन और मनन के साथ वोटिंग की है, जैसा दिख रहा है अभी, और बधाई इसलिए
कि धन्यवाद इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 5 गारंटी और तमाम चीज़ें हम लेकर जनता के बीच में गए हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हमारे वहाँ के लीडर्स उसको पूरा करें। ओके, आलोक जी ने देखिए अभी से बधाई भी दे दी, धन्यवाद भी दे दिया। भाई 13 तारीख को नतीजे आएंगे, थोड़ा सा रुक जाए। आलोक जी, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, लेकिन ये देखिए एक डिस्क्लेमर तो लगाना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जिट पोल, अनुमान, भविष्यवाणियां, हालांकि ये साइंटिफिक है। अभय कुमार दुबे भी आ गए हैं, चुनाव विश्लेषक, चुनाव विशेषज्ञ, आप चुनाव पंडित अभय कुमार दुबे को कह सकते हैं। अभय जी, अभी तक काफ़ी एनालिसिस हो गया, लेकिन अगर ये 120, 92, 12 अगर इन सीटों को देखें, इस आंकड़े को देखें, सबसे ज़्यादा निर्णायक कौन सा फैक्टर आपको इसमें दिखाई देता है जो कांग्रेस को 120 बल्कि +11 करें तो 131 तक पहुंचा रहा है? देखिए, इस चुनाव में जनता दल सेकुलर की हालत पतली दिखाई पड़ रही है। उनके वोट भी गिरे हैं और उनकी सीटें भी गिरी हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका जो स्थायी समर्थन आधार था वो किलेगा वोट। वो पिछले लोकसभा चुनाव में उनके पाले से निकलकर भाजपा में चला गया था। हर चुनाव में जाता था, लेकिन पिछली बार जम के गया था। खुद देवगौड़ा अपना चुनाव हार गए थे, कुमारस्वामी के बेटे अपना चुनाव हार गए थे और जनता दल सेकुलर का तकरीबन पिछले लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार उनकी कोशिश थी कि वो वोट विधानसभा के नाम पर उनके पास वापस आए, लेकिन अभी जो विश्लेषण हुआ उसमें कई पहलू निकल के आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि वहाँ के मुसलमान वोटर जो काफ़ी कुछ जनता दल सेकुलर को ओल्ड मैसूर के इलाके में समर्थन भी देते थे, उनको लग रहा था कि ये इस बार अगर किंग मेकर रहे, अगर सरकार की चाबी इनके पास रही तो ये भाजपा के साथ चले जाएंगे। इसके बाद जनता दल सेकुलर को एक ही परिवार जो है पूरा नियंत्रित करता है, देवगौड़ा परिवार। इस बात को लेकर उनके यहाँ से काफ़ी लोग, उनके बड़े नेता उन्हें छोड़ के भी गए हैं, और उस परिवार में भी आपसी झगड़े हैं। देवगौड़ा लगभग 90 साल के होने के लिए जा रहे हैं, उनका आखिरी चुनाव है। उसके बाद नेतृत्व को लेकर उस पार्टी में बड़े आपस में झगड़े विवाद होने वाले हैं। कुमारस्वामी के नेतृत्व पे ऐसा नहीं है कोई परिवार के अंदर से कोई सवालिया निशान ना हो। तो इस प्रकार की तमाम समस्याओं के कारण जनता दल सेकुलर का प्रदर्शन ग्राफ जो है इस आंकड़े के मुताबिक जो है दिखाया गया है वो गिरता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा लाभ कांग्रेस को हो रहा है। मुसलमान वोटरों का अभूतपूर्व ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। 73% जा रहा है हमारे उसकी प्रतिक्रिया में कोई हिंदू ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं हो रहा है। केवल लिंगायत वोट तो अच्छे मिल रहे हैं उनको, लेकिन दूसरी और बिरादरियों के वोट, दूसरे और हिंदू समुदायों के वोट भाजपा के पक्ष में जाते हुए, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हाँ, चाणक्य के आंकड़े जो हैं वो होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। तो कुल मिला के इससे कांग्रेस जो है वो लाभ में दिखाई पड़ रही है। ओके, डॉक्टर गुरु प्रकाश भी आ गए। डॉक्टर गुरु प्रकाश, आप अंधेरे में क्यों हैं भाई? भाई आपके पक्ष में नहीं आया एक चुनाव नहीं आया तो क्या हो गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं श्रीनगर में हूं और किसी कारणवश यहाँ लाइट की थोड़ी समस्या है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मानक जी, मैं सुन रहा था अभी अभय जी को भी और आलोक जी को भी। एग्जिट पोल है और निश्चित रूप से 7-8 एग्जिट पोल में से 3-4 में कांग्रेस लीड में है, कुछ में हम लोग लीड में हैं, कुछ में लड़ाई कांटे की है। लेकिन आप जानते हैं, अभय जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर आधारित पार्टी है, बूथ आधारित पार्टी है, शक्ति केंद्र आधारित पार्टी है, और अभी तक की जो हम लोगों को फीडबैक मिली है, जो हम लोगों को रिस्पांस मिला है, उसके आधार पर निश्चित रूप से लड़ाई मजबूत है और कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी और कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जब इतिहास में इस चुनाव को याद किया जाएगा, 2023 का विधानसभा चुनाव कर्नाटक का, तो देश याद रखेगा, एनालिस्ट याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इश्यूज की बात कर रहे थे, बेंगलुरु में मेट्रो की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट तक पहुंचे इसकी बात कर रहे थे, कर्नाटक कोविड का बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रहा, हाईएस्ट एफडीआई का स्टेट रहा, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम का स्टेट रहा, हम इन मुद्दों पे बात कर रहे थे, तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता सोनिया जी ने कर्नाटक की संप्रभुता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित टिप्पणी, बजरंग बली, बजरंग दल, पीएफआई जो कि ऑलरेडी बैंड संगठन, उनको बैन करने की बात। तो ये चुनाव के बाद जब विश्लेषण होगा, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो इसको याद किया जाएगा कि मुद्दों पे किसने राजनीति की और किसने कम्युनलाइज किया राजनीति को। गुरु प्रकाश, एक सेकंड, इसी तरह के आरोप तो कांग्रेस भी लगाती है ना। बीजेपी पर बहुत सवाल उठते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे उठाते हैं, फिर आप राष्ट्रवाद का मुद्दा ले आते हैं, आप भावनात्मक मुद्दे ले आते हैं। ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं, लेकिन यहां तो आंकड़ों की बात हो रही है। अगर कांग्रेस ये चुनाव जीत रही है और हमारा आंकड़ा कह रहा है न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का 120 +-11,
देखिए अगर माइनस हो गया 120 में से तो बहुमत के आंकड़े से ये 2-3 सीट पीछे रह जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, और प्लस हो गया तो 130 के पार निकल जाएंगे। और आपका 92 में ±11 है, अगर प्लस भी हो गया तो भी 103 होता है। कहने का मतलब सारे के सारे एग्जिट पोल, ज्यादातर मैं कह रहा हूं, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस चुनाव जीत रही है। हमारा एग्जिट पोल भी कह रहा है गलती की गुंजाइश को अगर मान भी लें तब भी कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के पास है। अब यह मत कहिए कि कांग्रेस ने ये मुद्दे उठाए, वो उठाए, जो भी उठाए, हम यहां आंकड़ों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश, नहीं तो हम स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, हम पूरी विनम्रता से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मानक जी। लेकिन मैं देख रहा था न्यूज नेशन का भी सर्वे है, रिपब्लिक का भी सर्वे है, तो सर्वे पे जाने का अभी कोई अर्थ नहीं है, अभी बहुत क्लोज है। और हम लोगों ने मानक जी ऐसे सैकड़ों डिबेट किए हैं। बिहार में क्या बता रहा था सर्वे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। जब अच्छा, एक संभावना हो सकती है, एक संभावना हो सकती है आपके लिए, ये जो जेडीएस की 12 सीटें आ रही हैं, अगर इसमें ±7 में +7 हो जाता है तो जेडीएस की 19 हो जाती हैं अभय जी। और अगर बीजेपी के लिए 92 है, इसमें ±11 में प्लस हो जाता है तो 103 हो जाता है। देखिए ये जो यानी ये संभावना बनी रहेगी। देखिए सर्वेक्षणों में जो भूल चूक वाला आंकड़ा होता है, कि भूल चूक वाला जो आंकड़ा होता है, सवाल ये है कि इस आंकड़े को हम कैसे पढ़ें, इसका तात्पर्य कैसे निकालें। तो इस आंकड़े को पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है मेरी निगाह में, जिस तरह मैं पढ़ता हूं, कि चुनाव मुहिम किस तरीके से चली। चुनाव मुहिम से आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर आपकी जो विश्लेषण क्षमता है उस पर क्या छाप पड़ती है, वो ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखेंगे तब आपको ये जो प्लस माइनस है इसमें आप ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे कि प्लस किधर होगा और माइनस किधर होगा। ये मैं कह रहा हूं। ऑल राइट, इमरान पाशा, देखिए सवाल तो उठेगा इमरान पाशा, आपकी 12 सीटें हैं, अगर +7 हो गया, मान लीजिए 19 आ गई और बीजेपी की 100 के आसपास आ गई, तो इमरान पाशा क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? अब तो वोटिंग हो गई है, अब आप खुलकर बता सकते हैं जेडीएस का प्लान बी क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सर्वे आप दिखा रहे हैं वो सरासर गलत है। और एक बात, मुझे थोड़ा मोबाइल की स्क्रीन पर ठीक से वीडियो नहीं दिखाई जा रही है। वो हमारे एक मित्र बैठे हैं पैनलिस्ट में, वो कह रहे थे कि देवेगौड़ा जी का ये आखिरी चुनाव है। आप होते कौन हो बोलने वाले के आखिरी चुनाव है करके? क्या भगवान हो? हाँ, अरे एक वरिष्ठ नेता है देश के, पूर्व प्रधानमंत्री है, जेडीएस पार्टी इमरान भाई के एक सेकंड, प्रेसिडेंट है, इमरान 90 साल है। अरे रुकिए ना इमरान, एक सेकंड, जो उनका कमेंट वापस ले, इलेक्शन की सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का, जो कहना है आप कहिएगा। अभय कुमार दुबे सिर्फ एक चुनाव विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और मैं उनसे सहमत हूं। जब भी कोई नेता 80-85 के पार चला जाता है, उसके बाद अब 90 के हो ही गए हैं वो। ये बात आप अरे मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। आप अगर हमारे नेता के बारे में बात इलेक्शन के रिजल्ट की हो रही है, एग्जिट पोल की हो रही है, उस पर बात करें, ठीक है? अरे अब आप ये एक मिनट, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नेता का विश्लेषण ना किया जाए, एक मिनट रुकिए ना इमरान भाई। अरे इमरान रुकिए तो सही भाई, एक सेकंड रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। अब आप चाहते हैं कि आपके नेता के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे, उनका राजनीतिक विश्लेषण ना करे, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। अरे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है भाई, वो टिप्पणी नहीं है, विश्लेषण है वो। इमरान भाई मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, इमरान भाई मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, देवगौड़ा जी के जीवन, उनके व्यक्तिगत रूप से उनकी दीर्घायु के ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं थी। मैं चाहता हूं वो 100 साल से ऊपर जिए, 110 साल जिए और भी ज्यादा जिए, मैं ये कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब वो 90 साल के होने जा रहे हैं तो राजनीति में उसके बाद में सक्रियता आमतौर पर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वो और भी सक्रिय रहते हैं और आगे अभी 2-3 चुनावों में भी आपकी पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो उसका स्वागत है। स्वागत है, आपका फैसला है वो। अब बोलिए इमरान पाशा, अब मुद्दे पर आइए और बताइए, अगर आपकी 20 आ गई और बीजेपी की 100 आ गई, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, मैं पिछले 2-3 घंटों से मीडिया डिबेट पर बैठ रहा हूं, हर एक चैनल में एक डिफरेंट सर्वे दिखाया जा रहा है। तो इस सर्वे को देखकर, देखिए आपका जो सवाल है उसका तो मैं जवाब नहीं देख सकता, मैं ठहरा पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बड़े बड़े दिग्गज नेता है, और वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। अब आपने देखिए, आपने और गुरु प्रकाश ने भी कहा ना कि बहुत सारे एग्जिट पोल में कुछ इधर उधर भी हैं, तो हमने एक महा एग्जिट पोल तैयार किया है, जो अलग अलग एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए हैं, उनके नतीजे अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि क्या सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है जो कह रहा है कांग्रेस को 120, बीजेपी को 92, जेडीएस को 12। अब इनमें थोड़ा थोड़ा गलती की गुंजाइश है, ±11 बीजेपी और कांग्रेस में है, जेडीएस में ±7 है। उसके नीचे आइए, आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल 122 से 140 तक दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, 140 तक। बीजेपी को 62 से लेकर 80, यानी सबसे अगर अच्छा हालात भी रहा बीजेपी का तो भी 80 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी कर्नाटक में इस बार, ये आज तक एक्सिस माई इंडिया कह रहा है। फिर जेडीएस 20 से 25 और अदर्स को 0 से 3। तो आज तक और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे एग्जिट पोल 122 से 140 सीटें दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, और सबसे बड़ी जीत शायद इस माह एग्जिट पोल में, इसी एग्जिट पोल में कांग्रेस की दिखाई दे रही है। तीसरे नंबर पर है ये एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा है कांग्रेस को 100 से 112 मिलेंगी, बीजेपी को 83 से 95 मिलेंगी और जेडीएस को 21 से 29। इसमें भी देखिए, इसमें बस ये है कि अगर इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो बहुमत के आंकड़े को छू लेगी, उसके आसपास घूमेगी। उसके बाद हो सकता है फिर जो अदर्स हैं वो प्ले में आ जाएं, जेडीएस प्ले में आ जाए, ये सब सिनारियो बाद। फिर इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे है जो 110 से 120 सीटें दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, 80 से 90 दे रहा है बीजेपी को और 20 से 24 दे रहा है जेडीएस को। फिर आइए नीचे टीवी 9 और पोल स्टार, 99 से 109 कांग्रेस, 88 से 98 बीजेपी और 21 से 26 जेडीएस। और उसके बाद पोल्स ऑफ पोल्स, ये भी एक एवरेज आप मान सकते हैं, 108 से 120 कांग्रेस के लिए, 81 से 91 बीजेपी के लिए और जेडीएस के लिए 18 से 23। यानी कुल मिलाकर बीजेपी किसी भी सर्वे में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा 40 सीटें और सबसे कम भी अगर पकड़े तो 99। पर जेडीएस, इमरान पाशा कह रहे थे कि हमारा गलत है, जेडीएस के लिए तो अबे दुबे सब में वही 20 से और 25 का आंकड़ा है। नहीं, ये आपका महा एग्जिट पोल है, इसका संदेश बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों से आगे है और अच्छी खासी आगे है, और ये पहले दिन से जब चुनावी मुहिम चल रही है और हम लोग उसको देख रहे हैं, तब से हमें लगातार ये संदेश मिल रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस पीछे हुई हो और भाजपा आगे हुई हो, या कोई जनता दल सेकुलर की किस्मत में कोई बड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दिया हो। कुछ तो एक ओपिनियन पोल्स में जरूर ये आया था कि शायद कांटे की टक्कर है, कुछ में बीजेपी थोड़ा आगे है। देखिए वो उसमें आप कुल मिला, अब आप चूंकि औसत निकाल रहे हैं, तो अगर आप ओपिनियन पोल का भी औसत निकालेंगे तो उसमें भी कांग्रेस बहुत आगे दिखाई पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आलोक शर्मा देखिए, ये तो एग्जिट पोल है, ये सिर्फ एक अनुमान है, इसमें जाहिर है आंकड़े 13 तारीख को आएंगे। तो जो सवाल मैंने भी इमरान पाशा से किया वो मुझे आपसे भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कुछ एक सीटों की जरूरत पड़ गई सरकार बनाने के लिए, तो क्या जेडीएस के साथ जाने का विकल्प खुला है? और क्या मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी देने को आप तैयार होंगे अगर आंकड़े कुछ ज्यादा कम रह गए तो? देखिए मानक जी, हमने पहले भी जेडीएस को मौका दिया, ऐसा नहीं था कि मौका नहीं दिया गया। और सिचुएशन जो आज है, जिस तरह के एग्जिट पोल तमाम आ रहे हैं, और उसको अगर हम को रिलेट करें कि जो मुद्दे हैं मुख्य तौर पर कि 40% भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है, 10% विकास और 26% पार्टी के कैंडिडेट, अगर इन तीनों चीज़ों को देखें तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी को किसी की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं रहती हैं, चुनाव ख़त्म हो गया है, तो उसके ऊपर मैं अभी टिप्पणी करने के लिए ना तो अधिकृत हूँ और ना ही ऐसी मुझे अवस्था नज़र आती है कि कहीं पर भी हमें जेडीएस की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर जेडीएस 12-12 पर आ गई तो पाशा भाई देखिए, उसमें फिर जेडीएस का भविष्य जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा दिखाई देगा। गुरु प्रकाश बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं छोटे भाई के रूप में उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन गुरु प्रकाश भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। 2014 के बाद हम तो हारे बहुत हैं, आप भी बहुत हारे हैं। तो प्रवक्ता जिस तरह से आज आप सभ्यता का परिचय दे रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं।
और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जीवन में बहुत अच्छे प्रवक्ता बनेंगे। चुनाव में हार और जीत चलती रहती है। मुझे ऐसा लगता है मानक जी, जो मुद्दे हैं आज, ये मुद्दे जनता के मन में थे और मैंने ग्राउंड पे 22 दिन वहीं पर देखा। वहाँ ये बजरंग बली और मोदी साहब ने जो जो झूठ बोले और सब कुछ नहीं चल रहा था वहाँ पर। जनता केवल सीधा कह रही थी कि भ्रष्ट सरकार है ये, इनको हटाना है। और ये तय हो गया है मानक जी, कर्नाटक का चुनाव लैंडमार्क होगा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, लोकतंत्र में। जिस दिन कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस दिन बीजेपी की सरकार मुख्य मुद्दों पर लौटने के लिए मजबूर हो जाएगी। ओके। ये जो रोज के नए ड्रामे थे ना, आज रिजर्वेशन, कल दंगे हो जाएंगे, परसों यूसीसी, परले दिन फिर मंदिर, फिर बजरंग बली और फिर हनुमान चालीसा। बीजेपी की सरकार हारते ही देखना आप, तुरंत रेट कम होंगे पेट्रोल और डीजल के और वैकेंसियां निकलेंगी केंद्र सरकार में, आप ये देख लेना। और 2024 में इनके तंबू उखड़ जाएंगे। ये 13 तारीख को शाम को इसी समय हम और आप चर्चा मैं इंतजार ही कर रहा था कि आलोक शर्मा 2024 का नाम कब लेंगे। और जेडीएस की अगर 12 सीट रह गई पाशा भाई, के आंकड़े आते ही देखिए आलोक शर्मा ने ऐलान कर दिया है, गुरु प्रकाश आप तैयारी कर लीजिए, बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। और देखिए आंकड़े भी तो है ना, एक्सिस माई इंडिया का पोल तो 140 तक दे रहा है गुरु प्रकाश। नहीं देखिए, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हम बहुत सीखते हैं उनसे। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, हम बहुत सीखते हैं और एक दूसरे से लगातार संवाद भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जैसी है। थैंक यू। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र प्रियांक खड़गे जी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट से आगे की पटकथा स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है? पोलिंग स्टॉप्ड इन बूथ 178, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज प्रॉम्प्टिंग इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वोट फॉर बीजेपी। ये आज का ट्वीट है श्री प्रियांक खड़गे जी का। अब ये आगे की पटकथा कैसे तैयार हो रही है, जिस प्रकार ये ट्रेल करना शुरू करेंगे। और मैं पोल का एवरेज देख रहा था, कहीं भी 10 से 15 सीट का मार्जिन है। और पिछला चुनाव देखे, उससे पिछला चुनाव देखे, वोट में मार्जिन क्या होता था? 500 वोट, 700 वोट। तो अभी इट्स टू अर्ली टू मेक अ कॉल। मैं बस इतना सबमिट करना चाहता हूं कि अभी पूर्वानुमान करना, अभी जैसे हमारे यहाँ कहावत है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कांग्रेस के लोग भले ही आज खुश हो ले, कल खुश हो ले, लेकिन 13 तारीख को कौन खुश होगा? वो कर्नाटक की जनता होगी। और कर्नाटक की जनता बताएगी कि हाईएस्ट एफडीआई वाला स्टेट हो, कोविड में बेस्ट परफॉर्मेंस का स्टेट हो। ओके, अच्छा गुरु प्रकाश, ओके, जो मैंने सवाल अभी आलोक शर्मा से और इमरान पाशा से किया था, आपसे भी पूछना पड़ेगा। देखिए संभावना है, हो सकता है कि बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस भी पीछे रह जाए, आप भी 100 के आसपास आ जाएं और 20, 25, 30 सीट जेडीएस की आ जाए, क्योंकि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं 20 से 30 तक जेडीएस आएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। तो क्या कोई संभावना है क्या कि आप कुमारस्वामी को सीएम बनवा दें, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए और सत्ता में आने के लिए कैसे भी, क्योंकि आपको भी यह दिखाना है 24 से पहले कि हम जीत रहे हैं। नहीं तो देखिए मानक जी, ऐसा है कि बिहार में कम सीट रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी सीएम बने थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मायावती जी सीएम बनी है। लेकिन अभी कर्नाटक की स्थिति पे कुछ भी टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन जहां तक गठबंधन राजनीति की बात है, भारतीय राजनीति में भाजपा एकमात्र पार्टी जिन्होंने 22 पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन चलाया है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इतना बड़ा हृदय, इतना विशाल हृदय का परिचय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन आज की तारीख में यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को जो एग्जिट पोल का एवरेज है उससे कोई हताशा नहीं है, कोई निराशा नहीं है। 10 से 20 सीट का एवरेज का अंतर है, क्लोज कॉल भी हो सकता है। अभी 2 दिन हम थोड़ा और ठहरे रखें और 13 को हम और आप यहीं मिलेंगे, यहीं चर्चा करेंगे, तब लड्डू बांट लेंगे। लड्डू आप बांटिएगा भाई, हमें तो दोनों तरफ से खाने को मिलेंगे, कोई भी जीते। जरा महा एग्जिट पोल फिर से दिखाइए, महा एग्जिट पोल के आंकड़े। अबे दुबे, इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये महा एग्जिट पोल में आपको कौन से एग्जिट पोल के आंकड़े लग रहे हैं? जरा महा एग्जिट पोल का आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर लाइए। ये देखिए, इसमें एक्सिस माई इंडिया तो 140 तक जा रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक्सिस माई इंडिया जनता दल सेकुलर को 20 से 25 सीटें दे रहा है। हाँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम दिखाई हैं, काफ़ी 62 से 80 के बीच में सीटें दिखाई हैं। तो इसका मतलब है अगर आप इनको कोरिलेट करें तो कांग्रेस की जो सीटें बढ़ रही हैं वो भाजपा की कीमत पर बढ़ रही हैं यहाँ पर। चाणक्य और जो न्यूज़ 24 का सर्वे है, एग्जिट पोल है, उसमें आप देखिए, उसमें कांग्रेस की सीटें जनता दल सेकुलर की कीमत पर बढ़ रही हैं। मेरे ख्याल से ये जो तार्किक संबंध है कांग्रेस की सीटें बढ़ने में, वो सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण मुझे चाणक्य वाले
लग रहा है। उसमें लग रहा है। बाकी जगह जनता दल सेकुलर ठीक ठाक प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं जाहिर है कहीं वो 30 से ऊपर 35 तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहा है और भाजपा की सीटों को मार पड़ रही है वहां पर। अच्छा, ऊपर भाजपा को 92 सीटें मिली हैं। हाँ। जो एक सम्मानजनक प्रदर्शन है एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए, बिल्कुल है, वो सम्मानजनक प्रदर्शन मानूंगा, लेकिन जहां वहां पे ग्राफ गिर रहा है उस सेकुलर का गिर रहा है। और आपने अभी गुरु प्रकाश को सुना, वो कह रहे हैं हम तो बड़ा हृदय वैसे भी दिखाते हैं, हमने नीतीश जी को सीएम बनाया, ऐसा ना हो कि 2-4 सीटें अगर कांग्रेस की कम रह गई। बीजेपी के साथ ये हो चुका है। मैं तो बीजेपी पिछले चुनाव में याद करिए अभय दुबे, जब कांग्रेस ने बीजेपी के पैरों के नीचे से सत्ता खींच ली थी, वो तो पूरी तरह चुनाव नतीजे घोषित भी नहीं हो पाए थे। तब तक गठजोड़ का ऐलान हो गया था। मुझे याद है मैं उस वक्त एबीपी चैनल के ऊपर था। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए चुनाव में हो कुछ भी सकता है। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है, तो जब लोकतंत्र बहुत अधिक बहुदलीय होता है तो उसके अंदर ऐसी स्थिति बनती है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा आपसे कि 24 से पहले जीतता हुआ खुद को दिखाने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस। तो ऐसे में बीजेपी अगर मान लीजिए बोलेगे कुमार स्वामी जी आइए हम आपको सीएम बनाते हैं, आइए, तो क्या वो जनता में पूरे देश में वो मैसेज जाएगा कि बीजेपी चुनाव जीती है? नहीं, वो तो नहीं, वो तो सीएम तब बनाएगी जबकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं। मैं वही कह रहा हूं, उसी स्थिति में। हाँ, उस स्थिति में तो बना ही सकती है उसको। देखिए कर्नाटक की विधानसभा की राजनीति अलग है और कर्नाटक की लोकसभा की राजनीति अलग है। ये जो 120 सीटें चाणक्य ने गिनाई हैं, इसको आप लोकसभा चुनाव के परिणामों के लिए सीधे सीधे उसका कोई ऐसा अनुवाद नहीं होता है कहीं भी। दो बिल्कुल अलग तरीके से है। और पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं, जब नरेंद्र मोदी केंद्रीय नेता नहीं थे उस वक्त जो लोकसभा चुनाव होते थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमेशा जनता दल सेकुलर का जो आधार है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जनता दल सेकुलर का वोटर जो है वो गैर कांग्रेसवादी राजनीति की खुराक में पला है, तो वो उधर शिफ्ट होता था, इसलिए उसका प्रदर्शन अच्छा हो जाता था। और पिछले चुनाव में तो ये काफी बढ़ गया था। अब आलोक शर्मा देखिए, फिर से मतलब अभी से बधाई मत दीजिए, शुक्रिया मत करिए, जश्न मत मनाइए। संभावना है कि जोड़ तोड़ शुरू हो जाए 13 तारीख को सुबह 11-12 बजे के बाद। देखिए मानक जी, मुझे लगता है 11-12 बजे के बाद तो फिर दोबारा हम आपसे मिलेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा जो दिल है ना वो मुझे न्यूज़ 24 का नज़र आता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तमाम मीडिया चैनल्स ने मोदी जी की फ़ोटो हटा के नड्डा जी की फ़ोटो चेप दी है वहाँ, लेकिन न्यूज़ 24 अभी भी मोदी जी की फ़ोटो ही लगा कर चल रहा है। हार के बावजूद जो दिखाई दे रही है कि हार रही है बीजेपी, तो सबसे बड़ा दिल जो है वो न्यूज़ 24 का। न्यूज़ 24 को भी बधाई। तमाम चैनल्स ने मोदी जी की फ़ोटो हटा के नड्डा जी की फ़ोटो लगा दी हारने के उस पर। खैर, जहाँ तक बात है कि क्या होगा कैसे होगा, मैंने पहले भी कहा मानक जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कहीं पर भी कुछ हो सकता है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्नाटक की जनता है उसने चोरी की सरकार बने ऐसी संभावनाओं पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। ऐसा नहीं होगा कि नोटबंदी के पैसे से एमएलए खरीदे जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। और इस बार अगर ऐसा होता है किसी भी रूप में, तो ये हमने अपना प्रयास किया, नुकसान उसमें कर्नाटक की जनता का होगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार जो फैसला ले सकती है वो शायद कोएलिशन में उस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण बहुमत है, पूर्ण भरोसा है कि हम 130-135 के ऊपर जाएंगे। और इस बार पूरी तरह से जो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, वो का लिंगायत और जो तमाम बीजेपी पत्ते फेंकती है, आगे के लिए भी ये पत्ते फेंकना बंद कर देगी। आप देखिएगा इसके बाद इनका तेलंगाना और आंध्रा में खाता नहीं खुलेगा। कर्नाटक के होते राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों सरकारें बनेंगी हमारी तुरंत। आप देख लीजिएगा, इसका सीधा सीधा प्रभाव जाएगा। हम पुनः कर्नाटक की जनता का सर झुकाकर धन्यवाद करते हैं। रुक जाइए भाई, रुक जाइए, अभी मत करिए धन्यवाद और बधाई, इसको 13 के लिए बचा लीजिए गुरु प्रकाश। लेकिन आलोक शर्मा साफ साफ कह रहे हैं बोरिया बिस्तरा बंधेगा, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तैयारी कर लीजिए अगर कर्नाटक हार गए तो। यानी 24 से पहले आपके लिए कर्नाटक बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। नहीं मानक जी, ये 17 के उत्तर प्रदेश चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में, 22 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तमाम चुनावों में ऐसी बातें चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन क्या नतीजा रहा है हम सब जानते हैं।
अभी उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों की निष्ठा। मैं आग्रह करूंगा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी का बयान जरा देख लें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, मानक जी, एक एग्जिट पोल हुआ है जन की बात का, एशिया नेट और जन की बात का। मुझे लगता है कि शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा है और ये एग्जिट पोल मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले चुनाव में, कर्नाटक की विधानसभा चुनाव में, ये एग्जिट पोल असल नतीजों के काफी निकट था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 94 से 117, कांग्रेस पार्टी को 91 से 106 और जेडीएस को 14 से 24। तो बहुत सारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। ऐसा नहीं है, कुछ एग्जिट पोल निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बना रही है, कुछ एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, लेकिन कमोबेश एक एवरेज निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत अंतर नहीं है। थोड़ा समय इंतजार करने की आवश्यकता है और थोड़े समय के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर हार गए तो, यही तो सवाल आलोक शर्मा कह रहे हैं और मेरा सवाल वही था। अगर हार गए तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी 3-4 जो और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद 24 के लिए। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में तो लगा रहता है, लेकिन अभी पूर्वानुमान कर पे अभी कुछ टिप्पणी उस पे क्यों करना? 2 दिन का वेट करते हो तब देखेंगे। अभी हम सवाल जवाब करेंगे। नहीं, देखिए, भारत बहुत ही अलग अलग तरह का, भारत के सारे राज्यों की राजनीति एक दूसरे से काफी अलग अलग है। और लोकसभा, एक जमाने में ये होता था कि राज्यों की राजनीति का कुल योगफल लोकसभा के चुनाव में होता था, लेकिन वो नहीं रह गया है। राज्यों में कोई और जीतता है, लोकसभा चुनाव में कोई और जीतता है। स्प्लिट वोट की परिघटना आ चुकी है। वोटर जो है वो पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा के बारे में अलग अलग तरीके से सोच के वोट देता है। और एक असेंबली चुनाव का असर या नतीजे का असर दूसरे पर पड़ता है क्या? कैसे? कर्नाटक और राजस्थान 2 बिल्कुल अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग। मान लीजिए राजस्थान का वोटर, अब तो क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, सबको पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है, कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में कौन क्या कह रहा है, क्या वादे कर रहा है। जैसे हिमाचल का मॉडल लेके, छत्तीसगढ़ का मॉडल लेके, हर चुनावी जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करती है। नहीं, मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस पार्टी ने जैसे हिमाचल में अपनी जीत का एक मॉडल निकाला, छत्तीसगढ़ में उसका एक मॉडल उसके हिसाब से अच्छा चल रहा है, उसको मिलाकर उन्होंने कर्नाटक में मैनिफेस्टो बनाया। तो उस लिहाज से क्या? बिल्कुल, मैं तो इस विश्लेषण से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कोई एक विशेष मॉडल बनाया था। मैं मानता हूं भाजपा की हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, भाजपा के नेताओं के बीच में बहुत ज़बरदस्त कलह थी। कांग्रेस को लग रहा था कि वो चुनाव जीत सकती है, इससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह थोड़े दिनों के लिए स्थगित हो गई थी। वहाँ की जनता ने भाजपा को हरा दिया, मैं ये मानता हूँ। अगर कांग्रेस ऐसा नियोजित रूप से चुनाव लड़ रही थी तो वो चुनाव गुजरात, वो स्प्रिट उसकी गुजरात में क्यों नहीं दिखाई पड़ी? तो ऐसी बात नहीं है। कर्नाटक में मैं मानता हूं कांग्रेस के अंदर भाजपा के मुकाबले अधिक एकता थी। उन लोगों ने अपने मतभेद स्थगित कर दिए थे। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कर्नाटक के अंदर संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ा, जो गुजरात में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा, हिमाचल प्रदेश में मामूली दिखाई पड़ा। उससे पहले पंजाब में कांग्रेस ने कैसे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, ये अपने आप में इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अभी हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कांग्रेस को बहुत सारे ब्राउनी पॉइंट नहीं देने चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कांग्रेस का आला कमान राजस्थान में जो कलह है, उसको कैसे, भयानक कलह है, दिन रात चल रही है, आज भी चल रही है, उस कलह को कैसे निपटाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो कलह है, उस कलह से कैसे निपटता है। इन सब चीज़ों पर देखना पड़ेगा, तब हमारी समझ में आएगा क्या वास्तव में कांग्रेस का आला कमान शक्तिमान हुआ है, क्या उसमें अपने राज्यों की जो सूबेदारों के बीच में झगड़ा होता है उसको निपटाने की क्षमता पैदा हुई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को बहुत ताकतवर मानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि न तो हिमाचल प्रदेश की कलह भारतीय जनता पार्टी का आला कमान दूर कर पाया और न ही कर्नाटक में अपनी पार्टी के अंदर एकता कर पाया। तो जिसको हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं वो कई राज्यों में शक्तिशाली नहीं दिखता है, जिसको हम कमजोर मानते हैं वो कर्नाटक में दिखाई पड़ा कि उसने एकता दिखाई। इमरान पाशा, अगर आपको ये 20 से 25 सीटें आई और मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही दिखाई दे रहा है, तो फिर लोकसभा चुनाव में भी आप समझ लीजिए वहां तो मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल खड़गे हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे बताइए? फिलहाल इस बार का चुनाव है, अब ये बात कर लें तो ठीक है, आने वाले दिनों में देखेंगे कि उसका क्या करना है। चलिए इसी चुनाव का बता दीजिए। मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस में हो रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि बस थर्ड में है, थर्ड रैंक। हाँ, फिलहाल आपके सर्वे के हिसाब से तो थर्ड ही है, हमारा नहीं, सारे सर्वे। आप कहें तो फिर से दिखा देता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया, आपने काफी बार दिखा दिया है। 30
13 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो हमारे नेता है वो डिसाइड करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी और किस हिसाब से सरकार और चलाई जाए। ठीक है, अगर कांग्रेस जीत गई और ये एग्जिट पोल सही हो गए तो आप इस जीत की वजह क्या मानेंगे? कांग्रेस क्यों जीत रही है? बस हम उम्मीद वही करेंगे कि जो भी आने वाले दिनों में कर्नाटका के लिए जो सरकार बनेगी वो कर्नाटका के हित में और कर्नाटका के लोगों के हित में बेहतरीन साबित हो और अच्छे से अच्छा काम करे। बस सरकार बनाना मकसद ही यही होता है कि लोगों की सेवा करना, अच्छा सेवा जो भगवान जिसे नसीब करे, जो लोगों की अच्छी से सेवा कर सके, भगवान उसे अधिकार। मैं समझ गया, आप मंझे हुए प्रवक्ता हैं, इसीलिए देखिए मेरे सवालों की गुगली में फंस नहीं रहे। मैं फिर से घुमा के पूछूंगा। इमरान पाशा, लोकसभा चुनाव में अगर मान लीजिए कांग्रेस यहां सरकार बना लेती है, ओके, अगर सरकार कांग्रेस बना लेती है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा कर्नाटक में? देखिए, कर्नाटका की जो जनता है ना बहुत एजुकेटेड है। जैसे कि हमारे जो राजनीति के बारे में विश्लेषक जो बैठे हैं उन्होंने बताया था कि हर चुनाव की अलग सोच होती है, विधानसभा की अलग होती है, कॉर्पोरेशन की अलग होती है, असेंबली की अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि कर्नाटका के लोग इसे चुन के आगे बढ़ाएंगे। मतलब लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जादू चल जाएगा, विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत चला तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि कर्नाटक की जनता ही नहीं सारे देश की जनता जान चुकी है कि अभी जो ये जात की और धर्म की राजनीति है ज्यादा नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी तो विकास की चलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले दिनों से हमारे देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह के हालात हैं, चाहे वो मणिपुर हो, दिल्ली में दिन दहाड़े जेल में घुस के अरे भाई, अरे तो सुनिए एक सेकेंड इमरान पाशा, अरे इमरान पाशा, मैं अभी आपकी तारीफ कर रहा था, लेकिन मैं अभी आपको एक सलाह भी दे रहा हूं। अभी तरह 13 का इंतजार कर लीजिए, बीजेपी को ज्यादा मत घेरिए। हो सकता है कि 13 के बाद आपको बीजेपी की तारीफ करनी पड़े और इन्हीं सारे मुद्दों पर चुप्पी साधनी पड़े। ये किसी को जो सत्य है वो सबके सामने आके ही रहेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री होते हैं वो सारे देश के प्रधानमंत्री, हम सारे उनके बच्चे हैं, सारे देश के जो लोग हैं उनके बच्चे हैं, वो पिता समान होते हैं। अगर कहीं बच्चे पर कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये कर्तव्य बनता है कि उन तमाम की देखभाली करे, उनके लिए कुछ करे। ओके, गुरु प्रकाश, गुजारिश, ऑल राइट गुरु प्रकाश, लोकसभा चुनाव के लिए या बाकी जो विधानसभा चुनाव के हैं आने वाले हैं, उनके लिए कुछ अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी क्या? कुछ सबक लिए हैं क्या आपने? हालांकि आप कहेंगे 13 का वेट कर लीजिए, फिर भी कहीं कुछ कमी रह गई क्या जिसकी वजह से एग्जिट पोल में आप पिछड़ रहे हैं? देखिए मानक जी, आंकड़ों की बात हम बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में आंकड़ों के साथ साथ आंखों की भी एक भाषा होती है। आंकड़े कुछ कहते हैं, आंखें कुछ कहती हैं। और अभी बेंगलुरु में रोड शो हुआ था और वो रोड शो बहुत ही इमोशनल रोड शो था। प्रधानमंत्री जी बेंगलुरु के सड़कों से निकल रहे थे, सीनियर सिटीजन्स, माताएं, बहनें, युवा जिस उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ उन सड़कों पे थे, वो देखने वाली बात है। आंकड़े कुछ भी बोले, लेकिन कर्नाटक की जनता जानती है, हाईएस्ट एफडीआई हो, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जॉब क्रिएशन हो, स्कॉलरशिप हो, और कर्नाटक देश में पहला राज्य बना है मानक जी जहां पे अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाया गया, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण मतलब को बढ़ाया आप ये कह रहे हैं कि मॉडल हमने प्रस्तुत किया है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कर्नाटक में आपने अपना बेस्ट, सुनिए ना, आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया और उसके बाद भी अगर नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप इसी रणनीति के साथ, यानी हर एक वोट के लिए जो आप फाइट करते हैं और प्रधानमंत्री को आगे रखते हैं, उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे। नहीं, जो नतीजा आएगा उसको हम विनम्रता से स्वीकार करेंगे। अटल जी की बात मैं आपको यहां स्मरण कराना चाहता हूं। अटल जी ने कहा था कि हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्मंथन होना चाहिए। आत्मंथन होगा और अगर विजयी होंगे तो विनम्रता के साथ हम स्वीकार करेंगे। कांग्रेस अभी देखिए, आलोक शर्मा मुझे पता है सवाल तैयार करके बैठे हैं, वो यही कहेंगे भैया ये जो हार हो रही है अगर 13 को कंफर्म हो गई तो इसको मान लेंगे आप प्रधानमंत्री की हार है? गुरु प्रकाश, मुझसे आलोक जी से? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता है आलोक जी यही पूछने वाले हैं, अभी मैंने मन पढ़ लिया उनका, तैयार करके बैठे हैं, क्योंकि सारे कांग्रेस प्रवक्ता यही पूछ रहे हैं आज। नहीं, देखिए, जैसा कि मानक जी अभी किसकी हार है, किसकी जीत है, अभी 2 दिन पहले मतलब इंपेशेंट नहीं होना है, 2 दिन थोड़ा और वेट करना है और देखना है। निश्चित रूप से विजयी होंगे तब भी आत्मंथन होगा, पराजय होंगे तब भी आत्मंथन होगा। हम आत्मंथन करने वाला संगठन है, आत्मंथन करेंगे हम, अभी कुछ क्यों कहना।
आलोक शर्मा जीत गए अगर आलोक शर्मा, तो ये किसकी जीत होगी? राहुल गांधी की होगी या सिद्धरमैया की, डीके शिव कुमार की होगी? मैं समझता हूं कि बिल्कुल कलेक्टिव जीत होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे मैंने देखा सिद्धरमैया जी का भी जादू है, मैंने डीके शिव कुमार जी की भी मेहनत देखी और एक एक कार्यकर्ता को मजबूती से लड़ते हुए भी देखा, और सेंट्रल लीडरशिप का जो मेहनत रही, 20-20, 22-22 सभाएं करना 15 दिन के अंदर, उनका भी पूरा सहयोग रहा। मुझे लगता है कि सबकी कलेक्टिव जीत होगी और कहीं पर भी कहीं उसमें कोई संशय नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कर्नाटक का चुनाव, मैं फिर कहूँगा, एक ट्रांजिशन होगा, एक लैंडमार्क होगा। जिस तरह से 1978 में इंदिरा जी वहाँ से चिकमंगलूर से जीत कर आई थी और फिर सब कुछ बदल गया था 2 ही साल के अंदर, लगभग उतना ही समय है। और अगले साल तक जब तक लोकसभा का चुनाव आएगा, बीजेपी मुद्दों पर आना इसके लिए मजबूरी होगा बीजेपी के लिए, और जिस दिन मुद्दों पर आ जाएगी उस दिन इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि बिना मुद्दों के चुनाव लड़ते हैं ये तो तमाम। आज तो देख रहा हूँ मीडिया के बहुत सारे एंकर्स तो बेचारे दवाई लेके खाएंगे, आज तो नींद नहीं आएगी उनको, सोएंगे रात को तो 20 mg और 25 mg 30 mg की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। कई तो ऐसे लोग हो गए हैं, उनके चेहरे पता नहीं कैसे हो गए। मानक जी तो हंस रहे हैं, अरे भाई वो मतलब कैसी बैटिंग कर रहे थे पिछले 1 महीने से, तो हमारे तो समझ ही नहीं आई। अच्छा, तुरंत मोदी जी का फोटो हटाया, तुरंत नड्डा जी को बैठाया वहां पर। जब भी कोई चुनाव होना होता है तो उस वक्त पार्टी की आला कमान का दायित्व क्या होता है? पार्टी कोई भी हो, आला कमान का सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जो कि होता भी है, कि वो उस इलाके में जो पार्टी की शक्तियां हैं उनको एकताबद्ध करे, उनके मतभेदों का उन्मूलन करे, और अगर कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है तो उसको दंडित करे, कोई भी तरीका अपनाए। अगर आला कमान प्रभावी है, अगर उसके पास दूर की सोच है, अगर पहले से वो उस राज्य की समस्याओं से वाकिफ़ है और सब चीज़, तो ऐसा वो करेगा मतलब जो है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, जो मेरी निगाह में बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावी है भी, मतलब जो है वो कर्नाटक में अपनी शक्तियों के बीच में एकता नहीं रख पाया। मतलब आप ये फैक्टर मानते हैं कि जिसकी उसी की वजह से नहीं, मैं 5, 7, 10 सीटें 15 सीटों का नुकसान हो गया? ये तो बहुत आसानी कह सकता है कि भाई मोदी जी के दरवाजे पे ठीकरा फूटेगा या नड्डा जी के दरवाजे पे ठीकरा फूटेगा या येदियुरप्पा के दरवाजे पे ठीकरा फूटेगा। इस बात से अलग हटते हुए मैं कह रहा हूं, जो एकता मुंबई में, येदियुरप्पा में और दूसरे लोगों में दिखाई देनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई पड़ी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जो ठाकुर परिवार में, धूमल परिवार में और जो जयराम मुख्यमंत्री थे, मतलब है, उन लोगों के बीच में जो एकता होनी चाहिए थी, वो एकता वहाँ नहीं दिखाई पड़ी। तो ये आपसी सिर्फ फुटबॉल के कारण, एक शक्तिशाली पार्टी होने के बावजूद, संसाधन संपन्न पार्टी होने के बावजूद, इतना प्रबल नेतृत्व होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में मात खा चुकी। मतलब आपको लगता है कि अगर कर्नाटक के यही नतीजे होते हैं तो अगर ये दरार नहीं होती, अभी तक नहीं दिखी होती, और ये 2-4 बड़े नेता छोड़कर गए हैं पार्टी चुनाव से ठीक पहले, वो नहीं जाते, आपको लगता है कि नतीजा 5, 7, 10 सीटें बेटर हो सकता था बीजेपी? निश्चित रूप से। देखिए, चुनाव तो बहुत इसी तरीके से लड़ा जाता है। अगर आप जहां एक सीट के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, और जहां पे ये तो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, अगर आपको 10 वोट भी ज्यादा मिल गए तो वो सीट आपके पक्ष में चली जाएगी, और आपको एक निर्वाचन क्षेत्र में 50,000 वोट से आप जीते, तो हो सकता है दूसरे कई निर्वाचन क्षेत्रों में आप 100 वोटों से हार जाएंगे, तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। गुरु प्रकाश, मानते हैं आप ये कमी रह गई, असंतुष्टों को मना नहीं पाए, और जो पार्टी में फूट पड़ी, दूसरी एक और छोटी सी बात उसको रोक नहीं पाए? आपकी पार्टी में आज असंतोष दिख रहा है, उसका एक ये भी कारण है कि आपने पिछली बार सरकार कैसे बनाई थी। सरकार आपने बनाई, जो आपके खिलाफ विधायक थे उनसे आपने इस्तीफा दिलवाया पहले, उसके बाद में आपने सरकार बना ली तोड़ के, तो उसके बाद आपकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग आ गए जो कि आपके साथ हमेशा से निष्ठावान नहीं थे, आपके साथ थे ही नहीं। अब उसके बाद में पहले से जो आपके वफादार लोग हैं और जो नए लोग आए हैं, उनके बीच में पार्टी में संघर्ष पैदा होता है, फिर आपको बहुत सारी तिकड़में करनी पड़ती हैं उस पार्टी में, टिकट बांटने में, ये सब, उसमें बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। जो अतीत में आपने राजनीति की थी, वो राजनीति आज आपका मुंह चढ़ा रही है। गुरु प्रकाश, नहीं, देखिए अभय जी, ऐसा है कि चुनावों के पहले आया राम गया राम की संस्कृति कोई पहली बार हुआ है क्या? अक्सर होता आया है, हर चुनाव के पहले, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले, हर विधानसभा चुनाव के पहले कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। ऐसा कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, ऐसा तो है नहीं।
लेकिन शुद्ध रूप से इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा, कर्नाटक के लिए, कर्नाटक में लोगों के लिए, कर्नाटक के मुद्दों पे बात किसने की, कर्नाटक के जनता के एस्पिरेशंस की बात किसने की। और अभी तक मैं बेंगलोर में था, मैं कर्नाटक में था मानक जी, मैंने वहां पे उत्साह देखा है। अभी भी जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता, आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन को समझने की आवश्यकता है, शक्ति केंद्र को समझने की आवश्यकता है, बूथ को समझने की आवश्यकता है। यूं ही नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी आते हैं या कोई रोड शो होता है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। कुछ भी यूं ही नहीं होता है अगर आप विकास की बात नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से अभी भी हमारे मन में वो आशा है और हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जो हमारी मेहनत है, जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारा नियत है और जो हमारी नीतियां रही हैं, उसके आधार पे हमें आशीर्वाद मिलेगा। और आंकड़े बिल्कुल 13 को भी हम देखेंगे और आज भी देख रहे हैं और उस दिन भी हम चर्चा करेंगे। ओके, आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे। पूर्ण बहुमत। बोलिए आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं कि वो हनुमान चालीसा में एक चौपाई की पंक्ति है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कर्नाटक के लोगों के जो संकट थे वो काफ़ी हद तक कट गए, ऐसा नज़र आ रहा है इस पूरे एग्जिट पोल से। उन्होंने भाजपा से मुक्ति पा ली है, ऐसा लग रहा है। और बजरंगबली तो भाई सजा देने में मास्टर हैं। शनि भगवान को जो प्रताड़ित किया तो नीला बना दिया शरीर। आज भी शनि भगवान नीले ही रूप में दर्शन देते हैं। तो हनुमान जी जो है वो छोड़ते नहीं है भाई। रामचंद्र जी तो फिर भी छोड़ देते हैं, हनुमान जी नहीं छोड़ते हैं। वो तो लंका में भी आग लगाए थे। तो इस बार जो उन्होंने सीता मैया और रामचंद्र जी को छोड़ के और बजरंगबली जी की सवारी करने के चक्कर में जो ये राजनीतिक सवारी जो की इन्होंने, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इनको नुकसान दे गई है। गुरु प्रकाश बहुत अच्छे प्रवक्ता, आज भी वो बड़े विनम्रता से जवाब दे रहे हैं। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि इस बार अब कर्नाटक की चुनाव के बाद मुद्दों की राजनीति करनी होगी। अब कर्नाटक ने बता दिया है कि हमारा तो नाम ही जो है वो कर और नाटक, कि कर और नाटक पे विराम, अब कि जो नाटक होता है इस पर विराम लग जाएगा। एम्बुलेंस घुसेगी, फिर एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, फिर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, फिर मोदी जी ने पहले बायां हाथ उठाया, फिर मोदी जी ने दायां हाथ उठाया, ये सब बंद हो जाएगा। अब लोग पूछेंगे गैस का सिलेंडर जो है 1160 रुपये का है, उसको कम कैसे करोगे। अब जनता पूछने लग गई। बेरोजगारी इतनी चरम पर कर दी, 22-23% कर्नाटक में पहुंच गई। और लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता, भाई मैं गुरु प्रकाश जी को एक्सक्लूड करता हूं, गंजों को कंघी बेचते हैं। आज बड़ा रहम आ रहा है। अबे भाई को भी 2-4 कंघी दे दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चक्कर क्या है? क्या ये तो ऐसा मतलब पुलिंदा बनाते हैं लोगों का। बीजेपी प्रवक्ता को किसी को छोड़ते नहीं है। गुरु प्रकाश पर इतना रहम क्यों आ रहा है आपको, इतना प्यार क्यों आ रहा है आज? गुरु प्रकाश भाई के संस्कार बहुत ही सभ्य हैं और मैं बिल्कुल छोटे भाई के रूप में देखता हूं। मेरा इनसे कई बार झगड़ा भी होता है टीवी चैनल्स पर, लेकिन कभी अगर मैं गलत भी होता हूं तो मुझे आत्मग्लानि होती कि नहीं, मैंने शायद मैं ही गलत था। मैं मतलब ओपन ऑन एयर कह रहा हूं इस बात को। लेकिन बहुत से प्रवक्ता इनके ऐसे हैं, वो इटली से शुरू होते हैं और पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। मतलब एक प्रवक्ता महाराज ने तो हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, सारी गलत पढ़ दी। मैंने कहा भाई गलत मत करो यार, ऐसा मत करो आप लोग। तो इन लोगों ने जिस तरह से प्रभु राम को नहीं छोड़ा। गुरु प्रकाश एक रिस्पांस उसके बाद राजस्थान में था तो बजरंगबली, कमेंट और दूंगा आपको। मध्य प्रदेश में था तो बजरंगबली में जो था वो बजरंगबली मध्य प्रदेश में जो थे वो आदिवासी हो गए थे। बोलिए डॉक्टर चालों को अब जनता समझ गई, एक्सपोज हो गए हैं लोग। ओके, और आने वाले चुनाव में जनता इनको माफ नहीं करेगी। गुरु प्रकाश सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता बजरंगबली पे इतना बड़ा सत्संग और प्रवचन दे रहे हैं आपके शो पे, मुझे लगता है ये हम लोगों की जीत है। इतना लंबा कांग्रेस पार्टी जिसका दूसरा नाम तुष्टीकरण है, जिसका दूसरा नाम माइनॉरिटी अपीसमेंट है, वो बजरंगबली पे इतना लंबा प्रवचन दे रही है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा कि एसडीपीआई सेक्युलर पार्टी है, जिस एसडीपीआई के बारे में हाईकोर्ट ने कहा है कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बजरंगबली की बात करे तो हम इसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से असल मुद्दों पे, सकारात्मक मुद्दों पे, जनता के केंद्रित मुद्दों पे चर्चा हम तो यही चाहते हैं। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। इमरान पाशा छोटा सा कमेंट, 10 सेकंड चर्चा उसमें। इमरान पाशा जल्दी से 10 सेकंड। 10 सेकंड आपके, जो कहना है कह सकते हैं आप। नहीं कुछ नहीं। अच्छा लगा आज का इस फाइनल डिबेट में, शायद आज का मेरा फाइनल डिबेट है। हंसते हंसते जा रहे हैं सभी लोग, इसी तरह हंसते हंसते एक अच्छी हुकूमत बनाए, बस यही दुआ।
बहुत बढ़िया, ये अपने ऑप्शन खुले रखे हैं इसीलिए फंस गए हैं, कुछ बोल नहीं रहा। अब तुम्हें क्लोजिंग कमेंट। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चुनावी मुहिम में रैलियाँ होती हैं, रोड शो होते हैं, भाषण वगैरह दिए जाते हैं, और वो सब देखने में आजकल बड़े भव्य लगते हैं। वो लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी भव्यता और उनकी तथाकथित सफलता चुनाव नतीजों में भी तब्दील हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं अब विधानसभा चुनाव का नतीजा, और उसके बाद और भी 2-4 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उनका भी इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल आज बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 पर टुडेज चाणक्य के इस एनालिसिस में शामिल होने के लिए। आप सबका थैंक यू। अभय जी, गुरु प्रकाश, आलोक शर्मा और इमरान पाशा, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।